नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्जाम डोज पे। मैं प्रवीण कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे थे जिसमें कि हमने मौर्य वंश को पढ़ लिया था और साथ ही हमने संगम एज को भी खत्म कर दिया था। आज हम शुरू करेंगे नया टॉपिक, दैट इज गुप्ता डायनेस्टी। तो आज हम गुप्ता डायनेस्टी को पढ़ेंगे और इसमें हम इसको बड़े डिटेल में पढ़ेंगे, गुप्ता साम्राज्य को बड़े डिटेल में पढ़ेंगे और चीज़ों को एक साथ हम यहाँ पर क्लियर करते हुए चलेंगे। तो ये वीडियो आप अंत तक देखें। इसको पढ़ने के बाद आपको गुप्ता डायनेस्टी में एक तो बड़े इजीली आपको समझ आएगा और कहीं भी डाउट आपको नहीं रहेंगे। तो गुप्ता डायनेस्टी की मैं बात करूँ तो यह जो गुप्ता डायनेस्टी था वो 240 एडी से लेकर 550 मतलब 550 एडी तक रहा था। कौन? गुप्ता डायनेस्टी। इसमें अलग अलग शासकों ने राज किया था। तो मैं इसका आपको बैकग्राउंड बताऊं कुछ। तो जिस प्रकार से हमने देखा था कि मौर्य वंश में जब अशोक की मृत्यु हो जाती है, तो अशोक की मृत्यु जब हो जाती है 232 एडी में, जब अशोक की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद क्या हुआ था, जो मौर्य काल था वह अपने पतन की ओर चला जाता है। तो मौर्य काल क्या हो जाता है, अपने पतन की ओर चला जाता है। और क्यों चला जाता है पतन की ओर? क्योंकि उसके जो अंतिम शासक थे वो बड़े ही कमजोर शासक रहे थे और वह विदेशी आक्रमणों को भी नहीं रोक पाए थे। तो यह पतन की ओर चला जाता है। इसके साथ साथ अशोक की मृत्यु के बाद विदेशी आक्रमण भी होना शुरू हो गए थे। तो विदेशी आक्रमण भी होना शुरू हो गए थे, जिसमें कि हम बाद में क्या देखेंगे, इनके क्योंकि राजा कमजोर हो गया तो छोटे छोटे साम्राज्य थे वह भी उभर कर सामने आने लगे। तो छोटे छोटे साम्राज्यों में हम कुछ दो तरह से हमने लास्ट वीडियोज में पढ़ा था। एक में हमने पढ़ा था विदेशी आक्रमण, एक में क्या पढ़ा था हमने, विदेशी आक्रमण, और दूसरे पढ़े थे हमने क्या, ब्राह्मण वंश। कुछ ब्राह्मण वंश जो है उनका भी उदय हुआ था। तो विदेशी आक्रमणों में जैसे हमने देखा था शक, जैसे हमने देखा था हिंदी यूनानी, सबसे पहले हिंदी यूनानी पढ़ा था, फिर शक पढ़े थे, पहलव और कुषाण, ठीक है। और इधर हमने कुछ ब्राह्मण वंश देखे थे, जैसे कर्ण वंश, शुंग वंश देखा था। और हमने देखे थे क्या, सातवाहन वंश या सातवाहन काल। तो इनमें से यह विदेशी आक्रमण हुए थे कब, जब मौर्य काल पतन हो गया था। तो इनमें से यह सारे विदेशी थे और यह क्या थे, हिंदू ब्राह्मण वंश थे कुछ, जो कि अलग अलग जगह पर राज कर रहे थे। तो इनमें हम देखेंगे कि जो शक थे, एक बात आप यहाँ नोट करना कि बाकी के हिंदू यूनानी थे, पहलव थे, कुषाण थे, यह सबको भगा दिया था शासकों ने, लेकिन शक जो हैं बाद तक भी शासन करते रहे थे। किस एरिया में? पर्टिकुलरली गुजरात वाले एरिया में, ठीक है। तो ये बात आप माइंड में रखेंगे कि गुजरात के इलाके में शक अभी भी शासन कर रहे होते हैं कुछ जगह पर। तो इसमें विदेशी आक्रमणों के बाद जब छोटे छोटे साम्राज्य जो है उभर के आ जाते हैं, तो अब क्या होता है, बहुत लंबे समय के लिए, मौर्य वंश के बाद बहुत लंबे समय के लिए एक सेंट्रल अथॉरिटी नहीं मिलती है, मतलब केंद्रीकृत सत्ता नहीं मिलती है, या फिर मैं कहूं तो एक मजबूत शासन प्रणाली भारत में देखने को नहीं मिलती है। लेकिन जो मजबूत शासन प्रणाली इनके बाद जो शुरू होती है वह थे गुप्ता डायनेस्टी, ठीक है। एक लंबे समय के बाद गुप्ता डायनेस्टी ने एक सेंट्रल अथॉरिटी के रूप में उभर कर आई और इसने जो है शासन किया। तो गुप्ता डायनेस्टी क्या थी, 240 एडी में इसका उदय हुआ था। तो यह था इसका बैकग्राउंड। साथ ही मैं बता दूं आपको गुप्ता डायनेस्टी की जानकारी के स्रोत, कि इनके बारे में हमें जानकारी कहां से मिलती है, ठीक है। सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन की अगर मैं बात करूं तो आपको मैं हर वीडियोस में बताता हूं कि इनकी जानकारी के स्रोत कहां से मिलते हैं। तो सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन में सबसे पहले हम देख लेंगे कुछ बुक्स थी जिनसे हमें पता चलता है, जिसमें कि सबसे पहले बात यह है देवी चंद्रगुप्तम। यह एक किताब थी देवी चंद्रगुप्तम, और यह क्या थी, यह थी बायोग्राफी। ये बायोग्राफी थी किसकी, यह थी बायोग्राफी। अभी नाम से कंफ्यूज नहीं होना, मैं जितने भी गुप्त शासकों के नाम बता रहा हूं उनसे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आप बस एक बार दिमाग में बिठाते चलो कि हाँ ये भी कोई शासक है। मैं आपको सारी चीजें डिटेल में क्लियर करूंगा। तो यह देवी चंद्रगुप्तम बायोग्राफी थी किसकी, चंद्रगुप्त द्वितीय की, चंद्रगुप्त सेकंड की यह बायोग्राफी है। और यह किसने लिखी है, तो यह लिखी है विशाखा दत्त ने, जिसने कि मुद्रा राक्षस लिखी थी। तो विशाखा दत्त ने यह लिखी है। तो देवी चंद्रगुप्तम से भी हमें जानकारी मिलती है किसके बारे में, गुप्ता डायनेस्टी के बारे में। साथ में ही क्योंकि विशाखा दत्त ने ही क्या लिखी है, मुद्रा राक्षस लिखी है, तो मुद्रा राक्षस जो है उससे भी क्या मिलता होगा, हमें जानकारी मिलती है किसकी,
मुद्रा राक्षस से हमें किसकी जानकारी मिलती होगी? हमें जानकारी मिलती है गुप्ता डायनेस्टी की। साथ में बात करूं कामसूत्र, कामसूत्र यह भी एक पुस्तक है जिससे हमें जानकारी मिलती है। और साथ में मैं बता दूं आपको कालिदास की कुछ रचनाएं, क्योंकि कालिदास जो थे, कालिदास की रचना, क्योंकि कालिदास जो थे गुप्त साम्राज्य के समकालीन थे, तो कालिदास की रचना, इन सारी बुक्स जो हैं इनसे हमें जानकारी मिलती है गुप्ता डायनेस्टी के बारे में कि कौन कौन शासक थे और किस प्रकार से इन्होंने शासन किया था, या फिर इनकी जो शासन की व्यवस्था थी वह कैसी रही होंगी। तो यह तो थी कुछ बुक्स। साथ में अब मैं और बात करूं जानकारी के स्रोत के, तो वह थे कॉइन्स। कॉइन्स, क्योंकि कॉइन्स वगैरह जो होते हैं, मुद्रा जो होती हैं, यह भी जानकारी का बड़ा ही अच्छा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। तो कॉइन्स जो थे स्पेशल टाइप ऑफ गोल्ड कॉइन्स इन्होंने चलाए थे, क्योंकि कॉइन्स पे आप देखते हो जो बीच में आहत मुद्रा आई थी, मतलब पंच मार्क्स कॉइन्स भी आए थे, और साथ में इन पे सन भी खुदवाना शुरू कर दिया था। तो स्पेशल टाइप ऑफ कॉइन्स जो है गोल्ड कॉइन्स गुप्ता साम्राज्य में मिलते हैं। वहां से भी, इन कॉइन से भी पता चलता है किसके बारे में? गुप्ता डायनेस्टी के काल के बारे में। इन्हीं स्पेशल टाइप ऑफ गोल्ड कॉइन में एक कौन आता है? कुमार देवी, कुमार देवी गोल्ड कॉइन्स। ये भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कुमार देवी गोल्ड कॉइन इसको क्यों कहा जाता था। तो यहां से भी हमें जानकारी मिलती है, कहां से? कॉइन से। साथ में ही मैं बात करूं लेख, तो कुछ लेख या फिर शिलालेख जो थे उनसे भी जानकारी मिलती है, जैसे कि प्रयाग प्रशस्ति लेख है, प्रयाग प्रशस्ति लेख। तो प्रयाग प्रशस्ति लेख यह किसका था? हरिसेन का था। तो यहां भी आप सिर्फ एक बार नाम को हरिसेन को याद रखो, बाद में मैं आपको यह क्लियर करूंगा। तो हरिसेन के प्रयाग प्रशस्ति लेख से भी हमें गुप्ता डायनेस्टी के बारे में जानकारी मिलती है। साथ में ही एक एरण अभिलेख है, एरण अभिलेख है, यह किसका था? यह भानुगुप्त का था। एरण अभिलेख भानुगुप्त का, इससे भी हमें जानकारी मिलती है किसके बारे में? गुप्ता डायनेस्टी के बारे में। तो हरिसेन समुद्रगुप्त जो थे उनके दरबारी कवि थे, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। तो ठीक है, इन सारी चीज़ों से हमें जानकारी मिलती है। साथ में ही मैं बता दूं आपको विदेशी यात्रियों के विवरण से भी हमें जानकारी मिलती है, विदेशी यात्रियों के विवरण से भी हमें जानकारी मिलती है, जिसमें कि विदेशी वो जो था यात्री वह था फायान। फायान, तो फायान जो है चीनी यात्री था जो कि भारत में आया था गुप्त साम्राज्य के समय पे। तो इसने अपनी पुस्तक लिखी है फुको की, फुकुओ की। तो इससे भी जानकारी मिलती है हमें गुप्ता साम्राज्य के बारे में। तो यह थे विदेशी यात्रियों के विवरण। साथ में ही लेखों से मिलती है कॉइन्स और बुक्स। तो इनके बारे में हमें जानकारी मिलती है किसके बारे में? गुप्ता डायनेस्टी के बारे में। तो इनका शासन किस प्रकार से चलता रहा होगा। साथ में मैं आपको यहाँ बता दूं कि कुछ, अगर जाति के बारे में बात करूं, जाति के बारे में बात करूं गुप्ता डायनेस्टी के बारे में, तो गुप्ता जो एम्पायर थे या गुप्ता रूलर्स जो थे उनमें से कुछ ने इनको शूद्र बताया है, कुछ इतिहासकार इनको शूद्र मानते हैं, लेकिन ज़्यादातर इतिहासकार इनको वैश्य मानते हैं। और यह बताते हैं कि जो गुप्ता डायनेस्टी थी या जो गुप्ता रूलर्स जो थे वह वैश्य थे। और यह कौन थे? बेसिकली यह सामंत थे। और एक किसके सामंत थे? तो कुषाणों के सामंत थे, कुषाणों के सामंत थे। ये जो कुषाण थे इन्हीं के सामंत थे कौन? गुप्ता रूलर्स। और इन्होंने ही बाद में कुषाणों से जो है सत्ता हासिल कर ली थी। तो यह थे बेसिक इंफॉर्मेशन गुप्ता डायनेस्टी के बारे में। अब हम शुरू करते हैं किसको? गुप्ता डायनेस्टी के रूलर्स को पूरी तरह से हम शुरू करते हैं और इनको यहीं पर हम समझेंगे। सबसे पहले इसमें मैं फेमस रूलर्स की बात बता दूं, तो सबसे पहले जो फेमस रूलर्स या फिर रूलर्स के बारे में हम बात करें तो सबसे पहले आते हैं श्रीगुप्त। श्रीगुप्त, तो श्रीगुप्त जो थे उन्होंने 240 से लेकर 280 एडी तक राज किया था। कहां पर? गुप्ता डायनेस्टी के। और यह जो श्रीगुप्त थे इन्हीं को माना जाता है इनिशियल रूलर, इनिशियल रूलर, इनिशियल रूलर। और यही कौन थे? संस्थापक थे किसके? गुप्ता डायनेस्टी के। तो इनिशियल रूलर श्रीगुप्त जो थे संस्थापक है किसके? गुप्ता डायनेस्टी थे। और इन्होंने ही क्या किया था? गुप्ता डायनेस्टी का क्या किया था? एक तरफ से स्थापना की थी। जो हरिसेन, जिनका मैंने आपको नाम लिया था अभी, हरिसेन
जो कि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। हरिसेन जो कि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, इन्होंने लिखा है क्या, प्रयाग प्रशस्ति लेख। प्रयाग प्रशस्ति लेख। और इसी लेख में बहुत सारे राजाओं का वर्णन है गुप्ता डायनेस्टी के का, जिसमें कि टॉप लिस्ट में जो नाम है ना, सबसे ऊपर सूची में जो नाम है वह श्रीगुप्त का मिलता है। सबसे ऊपर नाम श्रीगुप्त का मिलता है। इसीलिए माना जाता है कि श्रीगुप्त जो थे वह कौन थे, गुप्ता डायनेस्टी के इनिशियल रूलर थे या फिर संस्थापक थे। तो श्रीगुप्त के बारे में इतनी ही जानकारी जो हमें मिलती है। श्रीगुप्त के बाद जो शासक का नाम मिलता है वह थे घटोत्कच। 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 तो घटोत्कच जो थे वह श्रीगुप्त के पुत्र थे। घटोत्कच श्रीगुप्त के पुत्र थे और यह 280 एडी में अपने पिता की मृत्यु के बाद राजा बन जाते हैं और 319 तक यह राज करते हैं। 319 एडी तक यह राज करते हैं। कौन, घटोत्कच। तो घटोत्कच का जो है, ऐसे ही श्रीगुप्त का और घटोत्कच का सिर्फ प्रयाग प्रशस्ति लेख से हमें इनका नाम मिलता है। इनके बारे में जानकारी के स्रोत ज़्यादा नहीं है। लेकिन इसके बारे में एक बात बता दूं, घटोत्कच जो थे यह सबसे पहले गुप्ता रूलर थे। सबसे पहले गुप्ता रूलर थे जिसने महाराजा की उपाधि धारण की थी। महाराजा की उपाधि धारण की थी। तो महाराजा किसको कहा जाता है, घटोत्कच को ही कहा जाता है। तो श्रीगुप्त और घटोत्कच के बारे में हमें इतनी ही जानकारी इतिहास से मिलती है। और इसके बाद जो शासक बनते हैं वह बनते हैं चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है। इसके बाद जो शासक बनते हैं वह चंद्रगुप्त प्रथम बनते हैं। और चंद्रगुप्त प्रथम जो थे, इन्होंने क्या किया, जो गुप्ता डायनेस्टी थी इसको बहुत ही आगे लेकर गए। इन्होंने क्या किया, न केवल साम्राज्य विस्तार किया बल्कि क्या किया, सुदृढ़ भी किया किसको, व्यवस्था को, गुप्ता डायनेस्टी की व्यवस्था को। तो चंद्रगुप्त प्रथम जो है, इन्होंने क्योंकि साम्राज्य को बढ़ाया था गुप्ता डायनेस्टी के को, क्योंकि श्रीगुप्त और घटोत्कच ने कितने कार्य किए उसके बारे में हमें जानकारी नहीं मिलती है। वास्तव में जानकारी चंद्रगुप्त प्रथम की मिलती है, जिसने कि उस गुप्ता साम्राज्य को बहुत आगे विस्तार से बढ़ाया। इसीलिए इनको वास्तविक संस्थापक के रूप में माना जाता है। संस्थापक तो कौन थे, श्रीगुप्त, लेकिन अगर पूछा जाए वास्तविक संस्थापक कौन थे तो वह थे चंद्रगुप्त प्रथम। यह कौन थे, वास्तविक संस्थापक। तो 319 एडी में यह शासक बनते हैं और इन्हीं को माना जाता है वास्तविक संस्थापक। और यह कौन थे, घटोत्कच के पुत्र थे। तो इन्होंने जब 319 एडी में शासक बनते हैं, जब 319 एडी में शासक बनते हैं, राजगद्दी पे बैठते हैं गुप्ता डायनेस्टी की पे, तो इन्होंने इस उपलक्ष्य में एक कैलेंडर चलाया था जिसका नाम था गुप्ता संवत या गुप्त संवत। गुप्त संवत कैलेंडर, गुप्ता संवत या फिर गुप्त संवत कैलेंडर जो है अपने राजा बनने की खुशी में इन्होंने चलाया था। और इन्होंने क्या किया था, यह अपने पिताजी, चंद्रगुप्त के पिताजी कौन थे, घटोत्कच, तो यह अपने बाप के भी बाप निकलते हैं। इन्होंने तो महाराजा की उपाधि धारण की थी, लेकिन इन्होंने जो उपाधि धारण की थी वह की थी महाराजा धीराज की। महाराजा धीराज। तो आप यहां से याद रख सकते हो, इन्होंने महाराजा की उपाधि धारण की थी, लेकिन महाराजा धीराज की उपाधि जो है चंद्रगुप्त प्रथम ने हासिल की थी। साथ ही क्योंकि चंद्रगुप्त प्रथम जो है इन्होंने साम्राज्य का विस्तार किया था, तो इनको पता था कि यार युद्ध कितना लड़ेगा बंदा, कि युद्धों से तो मैं अपना साम्राज्य विस्तार नहीं कर सकता, एकमात्र युद्ध लड़ के मैं अपना साम्राज्य विस्तार नहीं कर सकता। इसीलिए इन्होंने क्या किया था, इन्होंने वैवाहिक जो संबंध थे वह भी बनाए थे और वैवाहिक संबंधों से भी साम्राज्य विस्तार किया था। वैवाहिक संबंधों से साम्राज्य विस्तार किया था। तो आपको मैं एक बार रिकैप करा दूं, सबसे पहला शासक कौन था जिसने वैवाहिक संबंध बना थे, वह था बिंबिसार। वह था बिंबिसार। कौन सा साम्राज्य था इनका, हर्यक वंश का। हर्यक वंश के बिंबिसार ने भी क्या किया था, वैवाहिक संबंधों से अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। लेकिन गुप्ता डायनेस्टी में जो वैवाहिक संबंधों से अपना साम्राज्य विस्तार किया था वह थे चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम। इन्होंने क्या किया था, लिच्छवी की राजकुमारी थी,
लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी, लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी, लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से इन्होंने क्या कर लिया था, विवाह कर लिया था। अब जब लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह कर लिया तो अब लिच्छवी जो है वह किस में मिल गया था, गुप्ता साम्राज्य में ही मिल गया था। तो इस प्रकार से इन्होंने वैवाहिक संबंधों से भी अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। अब कुमार देवी से जब इन्होंने विवाह कर लिया तो इस खुशी में इन्होंने क्या किया था, एक स्पेशल टाइप का गोल्ड कॉइन चलाया था, एक स्पेशल टाइप का गोल्ड कॉइन चलाया था जिसकी सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो जिसके एक तरफ किसने, चंद्रगुप्त प्रथम ने, तो एक तरफ क्या था, राजा मतलब किंग और क्वीन, राजा और रानी का दोनों का फोटो छपा था एक तरफ सिक्के पे, और दूसरी तरफ पार्वती, लक्ष्मी या फिर सरस्वती। ठीक है, यह तीन देवी थी, तीन में से किसी एक देवी का फोटो होता था, या तो पार्वती का होगा या लक्ष्मी का होगा या सरस्वती का होगा। तो एक तरफ सिक्के पे किंग और क्वीन दोनों की फोटो होती थी और उसके दूसरी तरफ पार्वती, लक्ष्मी या सरस्वती में से किसी एक की फोटो जो है होती थी। तो यह थे स्पेशल टाइप ऑफ गोल्ड कॉइन्स, यह थे स्पेशल टाइप ऑफ गोल्ड कॉइन, और इन्हीं कॉइन्स को नाम से जाना जाता है कुमार देवी गोल्ड कॉइन्स, कुमार देवी गुप्तम, कुमार देवी गुप्तम गोल्ड कॉइन्स। ठीक है, तो यह जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि स्पेशल टाइप ऑफ कॉइन्स जो है चलाए थे, तो यही थे कुमार देवी गुप्तम गोल्ड कॉइन्स, और इनसे जानकारी का स्रोत जो है गुप्ता डायनेस्टी के बारे में हमें मिलता है। तो यह आप याद रखेंगे, किंग और क्वीन की फोटो होती थी और एक तरफ जो है पार्वती, लक्ष्मी या सरस्वती में से एक की फोटो होती थी। साथ ही मैं आपको यह बता दूं कि यह इतिहास में पहली बार हुआ था, मतलब प्राचीन इतिहास में पहली बार हुआ था जब किसी रानी की फोटो और देवी की फोटो एक साथ होती थी। तो यह थे गुप्ता डायनेस्टी के चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में। तो यहां से उम्मीद करता हूं आपको इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे चंद्रगुप्त के बाद जो अंतिम अगले शासक थे गुप्ता डायनेस्टी के। तो जब 335 एडी में चंद्रगुप्त प्रथम की मृत्यु हो जाती है, चंद्रगुप्त प्रथम की मृत्यु हो जाती है, इसके बाद समुद्रगुप्त जो है शासक बनते हैं। कौन बनते हैं शासक? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जो है शासक बनते हैं और यह रहते हैं 335 एडी से 375 एडी तक। ठीक है, तो चंद्रगुप्त प्रथम की मृत्यु के बाद शासक कौन बनता है? तो चंद्रगुप्त प्रथम की मृत्यु के बाद शासक बनते हैं समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त जो थे यह मोस्ट पावरफुल रूलर था किसका? गुप्ता डायनेस्टी का मोस्ट पावरफुल रूलर। तो इनिशियल रूलर कौन था जिसने संस्थापना की थी? वह था श्रीगुप्त। वास्तविक संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। लेकिन सबसे शक्तिशाली शासक जो था वह था समुद्रगुप्त। यह मोस्ट पावरफुल रूलर था। इसने क्या किया था? साम्राज्य को इतनी तेजी से विस्तार किया जिससे कि यह क्या था? साउथ इंडिया मतलब दक्षिण भारत पर भी इसने विजय जो है कर ली थी। तो समुद्रगुप्त जो थे यह कौन थे? मोस्ट पावरफुल रूलर थे। इसीलिए इनको भारत का द्वितीय चक्रवर्ती सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। किसको? समुद्रगुप्त को सेकंड चक्रवर्ती सम्राट, सेकंड चक्रवर्ती सम्राट के नाम से भी जाना जाता है समुद्रगुप्त को। अब मैं आपसे यहां पूछूं कि पहला चक्रवर्ती सम्राट कौन था, तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। लेकिन जो मैं बता देता हूं आपको, चलो, जो फर्स्ट चक्रवर्ती सम्राट जो था जिसको चक्रवर्ती सम्राट के नाम से जाना जाता है वह थे मौर्य वंश के अशोक। तो सेकंड चक्रवर्ती सम्राट के नाम से किसको जाना जाता है? समुद्रगुप्त को जाना जाता है। तो इन्होंने क्या किया था? गुप्ता डायनेस्टी को बहुत ही सुदृढ़ किया था और सेकंड चक्रवर्ती सम्राट के नाम से जाना जाता है। अब जो समुद्रगुप्त थे इनके दरबारी थे हरिसेन। हरिसेन जो थे दरबारी कवि थे। हरिसेन जो है इनके दरबारी कवि थे और हरिसेन ने ही क्या किया था? प्रयाग प्रशस्ति लेख जो है लिखा था। प्रयाग प्रशस्ति लेख लिखा था और प्रयाग प्रशस्ति लेख में हरिसेन ने समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन लिखा है।
तो समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन कहाँ मिलता है हमें? समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन कहाँ मिलता है? तो वह मिलता है हरिसेन के प्रयाग प्रशस्ति लेख से। तो हरिसेन जो कि दरबारी कवि थे समुद्रगुप्त के, तो इन्होंने समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन लिखा है और इसमें यह कहा है कि 100 से ज़्यादा युद्ध जो है, 100 से ज़्यादा युद्ध लड़े थे। किसने? समुद्रगुप्त ने। हालांकि ये बातों को एग्जागरेट करने वाली बात है, बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है, लेकिन इसमें बताया गया है कि 100 से ज़्यादा युद्ध जो है लड़े थे। किसने? समुद्रगुप्त ने, जिनमें से वह एक भी युद्ध नहीं हारे थे, एक भी युद्ध नहीं हारे थे। और साथ में ही दक्षिण भारत पर भी विजय की थी। किसने? समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत पर भी विजय की थी। दक्षिण भारत पर भी विजय की थी। किसने? समुद्रगुप्त ने। इसीलिए इनको क्या किया जाता है? एक इतिहासकार हैं विंसेंट स्मिथ। विंसेंट स्मिथ, विंसेंट स्मिथ एक विदेशी इतिहासकार हैं, इसीलिए समुद्रगुप्त को इन्होंने भारत का नेपोलियन के नाम से भी कहा है। भारत का नेपोलियन। तो यहां से प्रश्न तो कई बार पूछा गया है कि भारत का नेपोलियन किसे जाना जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को ही माना जाता है और विंसेंट स्मिथ ने इनको भारत का नेपोलियन जो है वह बताया था। तो यहां से प्रयाग प्रशस्ति लेख से इनके बारे में पता चलता है। साथ ही समुद्रगुप्त जो थे वह हिंदू धर्म को मानते थे। समुद्रगुप्त जो थे वह हिंदू धर्म को मानते थे। इसी के चलते उन्होंने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए अश्वमेध यज्ञ भी कराए थे। अश्वमेध यज्ञ भी कराए थे। तो हिंदू विधि विधानों के अनुसार साम्राज्य विस्तार के लिए समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ भी जो कराए थे। तो यहां से आप समुद्रगुप्त के बारे में जान सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कुछ प्रयाग प्रशस्ति लेख के बारे में। तो प्रयाग प्रशस्ति लेख जो है, प्रयाग प्रशस्ति लेख जो है इसको किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इलाहाबाद लेख, इलाहाबाद के लेख के नाम से भी इसको जाना जाता है। यह मूलतः कहाँ था? तो यह कौशाम्बी में था। मूलतः यह कौशाम्बी में था, जिसको के बाद में अकबर ने कहाँ लगवा दिया था? इलाहाबाद में स्थापित करा दिया था। अकबर ने इलाहाबाद में इसको लगवा दिया था। किसको? प्रयाग प्रशस्ति लेख को। तो इलाहाबाद यह मूलतः कहाँ था? कौशाम्बी में था और इसका जो निर्माण करवाया था वह करवाया था अशोक ने। अशोक द्वारा इसका निर्माण कराया गया था और इसी पर प्रयाग प्रशस्ति लेख हरिसेन ने इस पर बाद में इन्होंने खुदवाया था और जिसपे कि इसमें जो सम्राट समुद्रगुप्त थे उसकी विजयों का वर्णन आपको मिलता है। तो प्रयाग प्रशस्ति लेख के बारे में यह सारी चीजें जो है आपको याद रखेंगे। साथ ही मैं बात करूं समुद्रगुप्त की, तो समुद्रगुप्त केवल विजेता ही नहीं था। समुद्रगुप्त जो है विजेता ही नहीं था, यह कला और संस्कृति को भी बड़ा प्यार करता था। इसीलिए समुद्रगुप्त को कविराज के नाम से भी जाना जाता है। कविराज के नाम से भी जाना जाता है। और कविराज के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि एक सिक्के पर, एक गोल्ड कॉइन पर, और यह गोल्ड कॉइन किसके समय का था? तो यह गोल्ड कॉइन जो है गुप्ता डायनेस्टी के समय का था। तो जिसमें से एक गोल्ड के कॉइन पर समुद्रगुप्त जो है बीड़ा बजाते हुए की फोटो है। तो इन वन कॉइन समुद्रगुप्त वाज प्लेइंग वीणा, इसीलिए इनको कविराज भी कहा जाता है। एंड आल्सो इन वन अनदर पिक समुद्रगुप्त वाज depicted slaying an animal। तो एनिमल का, स्लेइंग एन एनिमल का भी फोटो मिलता है। किसका? समुद्रगुप्त का। तो यह थे समुद्रगुप्त से रिलेटेड चीजें। तो इसमें आपने देखा इनको कविराज के नाम से भी किसको जाना जाता है? समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन के नाम से भी किसको जाना जाता है? समुद्रगुप्त को। सेकंड चक्रवर्ती सम्राट जो है वह किसको जाना जाता है? समुद्रगुप्त को। तो इन्होंने एक चीज और, जो दक्षिण भारत पर इन्होंने विजय कर ली थी, लेकिन समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत पर कभी भी डायरेक्टली राज नहीं किया।
तो डायरेक्टली राज नहीं किया। यह भी कहां पता चलता है, तो यह बताते हैं हरिसेन के प्रयाग प्रशस्ति लेख से। समुद्रगुप्त जो है हिंदू धर्म को मानते थे, मैंने आपको बताया अभी, या कौन से धर्म को मानते थे, तो हिंदू धर्म को मानते थे, लेकिन बाकी धर्मों के लिए भी यह सहिष्णु नीति थी। कैसे पता चलता है इस बारे में, तो इस बारे में पता चलता है, एक कहानी है जिसमें कि श्रीलंका के शासक थे, श्रीलंका के शासक मेघवर्मन, श्रीलंका के शासक मेघवर्मन जो हैं वह गुप्ता डायनेस्टी के समुद्रगुप्त के पास एक लेटर भेजते हैं या फिर इंफॉर्मेशन भेजते हैं, जिसमें कि वह कहते हैं कि हमें क्या करना है, क्योंकि श्रीलंका क्या था, बौद्ध धर्म को मानता है। तो उन्होंने कहा था कि हमें बोध गया में क्या करना है, एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री बनानी है। तो यह बेशक हिंदू धर्म को मानते थे, लेकिन जब श्रीलंका के शासक महामेघवर्मन ने कहा कि हमें बोध गया में बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री बनानी है, तो इन्होंने, समुद्रगुप्त ने उनको परमिशन दे दी, जगह दे दी, परमिशन दे दी, जगह दे दी, और ना सिर्फ जगह दी बल्कि उनको फाइनेंशियली भी हेल्प किया। तो इससे पता चलता है, फाइनेंशियल हेल्प भी किया। इससे पता चलता है कि यह जो है हिंदू धर्म को तो मानते थे, लेकिन बाकी धर्मों के लिए भी उनके दिल में आदर था। समुद्रगुप्त के बाद मैं बात करूं तो वह थे रमागुप्त। रमागुप्त शासक बनते हैं। यह कब शासक बनते हैं, 375 एडी में, और यह रहते हैं 385 एडी तक। ठीक है, रमागुप्त शासक बनते हैं, लेकिन इनके बारे में इतिहास में जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन इनकी एक बहुत ही फेमस कथा है, वो मैं आपको बता देता हूं। एक स्त्री थी, उसका नाम था ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी। तो रमागुप्त जो थे यह एक कायर शासक के रूप में जाना जाता है। रमागुप्त जो है एक कायर शासक के रूप में जाना जाता है, लेकिन यह फेमस इसलिए है क्योंकि यह जो स्त्री है ना, ध्रुव स्वामिनी, इसकी वजह से यह जो है फेमस हो जाता है। बताया जाता है इतिहास में कि ध्रुव स्वामिनी जो थी वह इतनी सुंदर थी कि इसके बारे में चर्चा जो है बहुत सारे साम्राज्यों में इसकी चार्म की चर्चा जो है फैली हुई थी। तो अब होता क्या है, लंगूर के हाथ में अंगूर लग जाता है और रमागुप्त से इनका विवाह हो जाता है। अब रमागुप्त से इनका विवाह हो जाता है, लेकिन यह क्या थी, इनकी तो बहुत सारी किस्से या कहानियां जो थे दूर दूर तक फैले हुए थे इनकी उसके चार्म के। तो अब ऐसे में होता क्या है, मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि जो शक थे वह गुजरात वाले इलाके में शासन कर रहे होते हैं। तो एक बार शकों ने क्या कर दिया, इन पर अटैक कर दिया रमागुप्त के ऊपर, और जब अटैक कर दिया तो यह कायर शासक था, यह युद्ध को हार जाता है, और युद्ध को हार जाता है तो इनसे बदले में क्या होती है, संधि होती है, और उस संधि में क्या मांग लेते हैं वह शक शासक, वह मांग लेते हैं ध्रुव स्वामिनी को। ठीक है, तो ध्रुव स्वामिनी को उसमें मांग लेते हैं, और यह डरपोक ठहरा, इसने कह दिया भैया ले जाओ हमारी ध्रुव स्वामिनी को, इतनी सुंदर लग रही है। तो वह क्या करते हैं, ध्रुव स्वामिनी को शर्त के रूप में मांग लेते हैं। अब यह बात रमागुप्त का एक छोटा भाई था चंद्रगुप्त द्वितीय, रमागुप्त का छोटा भाई था चंद्रगुप्त द्वितीय। यह क्या था, यह बहादुर शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय। तो अब चंद्रगुप्त द्वितीय को जब यह बात पता चलती है कि मेरी भाभी श्री जो है वह जा रही हैं किसके पास, शकों के पास, तो ऐसे में क्या करते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय जो हैं मिलते हैं रमागुप्त से और कहते हैं कि भैया ये तो पहली बार इतिहास में हो रहा है कि ट्रेड जो है वुमेन का किया जा रहा है। बोला नहीं, हम ऐसा नहीं करने देंगे। और यह क्या करते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय जो है यह लड़ते हैं शकों से, और शकों को कर देते हैं पराजित। यह लड़ते हैं शकों से और शकों को पूरी तरह से पराजित कर देते हैं। पराजित तो कर देंगे, लेकिन होगा क्या, अब यह अपने भाई को इस गलती के लिए माफ नहीं करेंगे, और चंद्रगुप्त द्वितीय जो है अपने भाई की मृत्यु कर देते हैं, अपने भाई की हत्या कर देते हैं, और ध्रुव स्वामिनी को कहाँ ले जाते हैं, उनसे यह विवाह कर लेते हैं। ठीक है, अंत में होना वही था। तो ध्रुव स्वामिनी से यह जो है विवाह कर लेते हैं, और ध्रुव स्वामिनी किसकी हो जाती हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय की। वैसे भी ऐसे कायर के लिए तो यह थी भी नहीं, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने ले ली तो ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है, तो यह थी रमागुप्त की कहानी। नेक्स्ट वीडियो में हम चंद्रगुप्त द्वितीय को पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।